हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीसा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। ये लेक्चर 3 है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 2 लेक्चर वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर वीडियो में बिजनेस प्लस उसका मीनिंग, फीचर्स, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस बताई थी। सेकेंड लेक्चर वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन हमने डिस्कस किया था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप उसे स्किप ना करें। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है ये, और इवन 15 मार्क्स में ये पूछा जाता है, तो बहुत स्कोरिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आज के थर्ड लेक्चर वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड रिक्विजिट्स फॉर एन इफेक्टिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए हम आज का ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब। A business organization refers to an entity formed for the purpose of carrying out commercial enterprise. It is a structured group of people working together to achieve specific goal related to the distribution and production of goods and services. जैसा कि मैंने आपको बिजनेस में बताया, बिजनेस का क्या मतलब होता है, प्रोडक्शन या प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सेम इसमें भी यही है, पर इसमें क्या है, ये मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में है। बिजनेस प्लस ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, यहाँ पे इसका मतलब ये है। आप सिर्फ बिजनेस नहीं चलाएंगे, बिजनेस उन बिजनेस को या बिजनेस एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाएंगे। ये होता है असली मतलब किसका, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। Business organization includes planning, structuring and managing resources. क्या क्या resources? People, money and material efficiently and effectively. ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा, आप बिजनेस एक्टिविटीज को सिर्फ चलाएंगे नहीं, उसे ऑर्गेनाइज वे में चलाएंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही है। बिजनेस ऐसे याद रखिएगा आप, बिजनेस प्लस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का तो मतलब आप समझती ही हैं, बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा है ना। तो बिजनेस को ऑर्गेनाइज वे में चलाना इज कॉल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, a business organization is a structured system through which individuals come together to perform business activities with the aim of achieving common goals या objectives, primary earning profit and serving market। जैसा कि मैंने बताया कि क्या है कि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, जिससे जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो एक साथ आते हैं क्या परफॉर्म करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। पर जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट एंड सर्व दी मार्केट, मार्केट में अपना प्रोडक्ट लाना। ये होता है इनके दो प्राइमरी फंक्शंस, या कह लीजिए मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स आप इन्हें कह लीजिए। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज लाइक कैपिटल, लेबर, मशीनरी एंड रॉ मटेरियल इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विस। जैसा कि मैंने बोला, आप सिर्फ बिजनेस नहीं चलाएंगे। इसमें क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका कैपिटल, लेबर, मशीनरी एंड रॉ मटेरियल है, उन्हें इस तरीके से एक साथ लेकर चलना कि आप गुड्स तो प्रोड्यूस करें ही, जिसमें जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कम आए और आपकी जो सेल्स है वो बढ़े। ठीक है, और आप अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो। तो इसका ये मतलब है। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। एट इट्स कोर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ बोथ इकोनॉमिक यूनिट एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। इट कंबाइंस प्लानिंग, मैनेजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग एफर्ट्स in a systematic way to ensure smooth functioning and long term sustainability of the enterprise। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट होने से पहले आप प्लान करते हैं कि मुझे ये बनाना है, मुझे इतनी लेबर लगेगी, ये मशीनरी चाहिए, मुझे यहाँ पे अपना जो ऑफिस है या फैक्ट्री है वो यहाँ पे सेटअप करनी है, तो आप एक ही बार सोचते हैं क्या कि हाँ बस स्टार्टिंग में हो गया, फिर तो मैंने लेबर भी कर दिया, एम्प्लॉयज भी लगा दिए, बस अब मेरी बिजनेस जो है वो बढ़ती रहेगी। ऐसा तो नहीं सोचते ना। आप वो एक सिस्टमैटिक वे में प्लानिंग करके चलनी पड़ती है, आपको मैनेज करके चलनी पड़ती है बिजनेस एक्टिविटीज को। उससे क्या होगा कि आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज है ना, जो भी बिजनेस के अंदर इंटरनल चाहे आप एक्सटर्नल की बात करें, वो बहुत ही ज्यादा स्मूथली फंक्शन करेंगी। और ऑफ कोर्स अगर स्मूथली फंक्शन होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, तो बिजनेस लंबे समय तक कंपटीशन में टिका रहेगा मार्केट में। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ आया। चलिए आप बात करते हैं आगे इसकी फीचर्स की। पहला फीचर है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, क्लियरली डिफाइंड स्ट्रक्चर विद डिपार्टमेंट, रोल एंड हायरार्की। जैसे कि मैंने बोला, डिपार्टमेंट्स
सबको अलॉट हो गए अलग अलग डिपार्टमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अलग, फाइनेंस का अलग, मार्केटिंग का अलग, लेबर का अलग, सबके अलग अलग हो गए। सबको रोल पता चल गया कि हाँ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो होगा वो सेल्स का डिपार्टमेंट देखेगा, और जो भी जहां पे भी वेयर हाउस में है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिपार्टमेंट देखेगा। फाइनेंसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज क्या कौन देखेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा। और जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड, काम से रिलेटेड या वर्कर से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है वो कौन सा देखेगा? वो आपका देखेगा फैक्ट्री डिपार्टमेंट, या कह लीजिए आप उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है। सेकंड बात करते हैं गोल ओरिएंटेड की, फॉर्म्ड विद द प्राइमरी एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड फुलफिलिंग द मार्केट नीड्स। बिजनेस का मेन मोटिव, मेन जो एम है वो यही होता है, टू अर्न प्रॉफिट एंड फुलफिलिंग द मार्केट नीड्स। अगर आपने मार्केट नीड को फुलफिल नहीं किया तो आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। आप अपना प्रोडक्ट एक बार एक कस्टमर को दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, तीसरी बार अगर उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट की नीड नहीं है तो वो उसे नहीं परचेज करेगा। तो आपको मार्केट नीड्स तो एनालाइज करनी होती है इन ऑर्डर टू मेक अ स्टेबल प्रॉफिट। ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर, टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल और डिपार्टमेंट। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला सबके अलग 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 डिपार्टमेंट्स हो गए, अलग अलग काम सबको मिल गए। डिपार्टमेंट्स में भी पर एम्प्लॉय को सब अलग अलग काम देते हैं। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अगर डिपार्टमेंट है तो उसको अलग होगा। फाइनेंसिंग का डिपार्टमेंट है तो क्या होगा, जो बिल्स आएंगे, जो जीएसटी, जो भी इनवॉइस आएगी, जो जीएसटी जाएगी, जो भी आपके बैलेंस शीट्स वगैरह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो बनेंगी, वो सब अलग अलग होती हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ एक इंसान बिठा दिया और उसी से सारा काम करवा रहे हैं। एक इंसान मतलब एक डिपार्टमेंट में कम से कम 5 या 6 एम्प्लॉइज तो होंगे, तभी तो वो एक डिपार्टमेंट कहलाएगा। एक इंसान से एक डिपार्टमेंट नहीं बनता ना। तो इसका मतलब ये है। नेक्स्ट की बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, मैकेनिज्म टू अलाइन एफर्ट्स एंड इंश्योर परफॉर्मेंस। कोऑर्डिनेशन होगा, कंट्रोल होगा तो अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस बिजनेस की निकल के आएगी। देन बात करते हैं कंटिन्यूटी, ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली विद अ लॉन्ग टर्म विजन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कहा ना कि आप स्टार्टिंग में ही तो नहीं डिसाइड कर लेते, बस एक बार आपने डिसाइड कर लिया, आपने सोच लिया, प्लानिंग कर ली, मैनेज कर लिया जो भी अपने रिसोर्सेज हैं, बस उसके बाद आपने कुछ नहीं किया। आप हर वक्त या कह लीजिए टाइम टू टाइम जब भी नीड होगी आप एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए प्लानिंग करेंगे, स्टाफ को मैनेज करेंगे, प्रोडक्शन को मैनेज करेंगे, करेंगे ना। क्यों? क्योंकि आपका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव आपका प्रॉफिट तो अर्न करना है ही है, पर आपको उस मार्केट में, जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, जो भी आपने चूज किया है, उस मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना अमंग दी कॉम्पिटिटर्स, ये आपका मेन मोटिव है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। यूज ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज। इसमें क्या है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉयज, वर्कर्स, ये सब, फाइनेंशियल रिसोर्स, कैपिटल वगैरह, एंड मटेरियल, रॉ मटेरियल्स, इन सबको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना ताकि प्रोडक्शन जो है, जो आउटपुट है वो और बेहतर अच्छा आए विथ लो कॉस्ट पर यूनिट। एडेप्टेबिलिटी देखते हैं, कैपेबिलिटी ऑफ एडजस्टिंग टू दी चेंजिंग मार्केट एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। बिजनेस इनोवेशन के ऊपर चलता है। अगर बिजनेस ने इनोवेशन नहीं किया तो बिजनेस जो भी चेंजिंग एनवायरमेंट है, या कह लीजिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो नई नई कंपनीज लेकर आती हैं, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर उसने इनोवेशन नहीं किया अपने प्रोडक्ट में, या कह लीजिए अपने किसी भी फीचर में। ठीक है। तो उसको, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, अपनी जो भी प्लानिंग वो करनी है बिजनेस की, उसको भी मार्केट के हिसाब से या इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से ही करनी चाहिए। लीगल आइडेंटिटी, ऑपरेट्स एज अ लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर इन द फॉर्म लाइक कॉर्पोरेशंस। ऑफ कोर्स बिजनेस है तो अलग आइडेंटिटी होगी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर और इट्स पार्टनर। चलिए अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रॉफिट अर्निंग। मेन ऑब्जेक्टिव हर बिजनेस का यही होता है, क्या? टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है। प्रॉफिट इंश्योर्स सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिवॉर्ड फॉर द रिस्क टेकन बाय द ओनर और इन्वेस्टर। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है। क्यों? किस चीज का रिवॉर्ड है? जो बिजनेस ने या जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिसने पैसा उस बिजनेस में लगाया है, उनका रिवॉर्ड है। जितना ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, अगर रिस्क नहीं है बिजनेस में, अगर आप रिस्क ही नहीं दिखाएंगे तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो रिस्क तो होता ही है। तो
ये इसमें ये कहा गया है। सेकंड हम देखते हैं बिजनेस ग्रोथ। Businesses aim to expand in size, operation and market share. Growth brings more opportunities, recognition and long-term stability. Of course, वही बात है, आपने छोटे से शुरू किया, ऐसी बहुत सारी फेमस आप कह लीजिए कि कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत छोटे से शुरुआत करी थी और आज वो इतनी बड़ी बन गई। तो बिजनेस का मेन मोटिव यही होता है कि वो अपना जो स्केल है वो बढ़ाए, ऑपरेशन बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर करे। थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विस दैट मीट कस्टमर नीड इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग लॉयल्टी एंड सस्टेनिंग डिमांड। ठीक है, अगर किसी भी कंपनी ने आपका ट्रस्ट नहीं जीता, आप उस कंपनी का प्रोडक्ट कभी परचेज नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आपने कोई नई कंपनी का प्रोडक्ट आप लेकर आए, आपने उसे यूज किया, आप सेटिस्फाइड नहीं है उसकी क्वालिटी से या कह लीजिए उसके जो भी आउटकम आया उससे, तो आप उसे दोबारा परचेज नहीं करेंगे। तो इससे क्या हुआ, उस कंपनी ने आपको अपना कस्टमर नहीं बनाया, एक लॉन्ग टर्म कस्टमर नहीं बनाया। वहीं पे आप ऐसी भी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं, तो आप उनके लॉयल कस्टमर हैं कि आपको, हाँ, मैंने मैं ये शुरू से यूज करती हूँ तो मैं यही यूज करूंगी, मुझे और कोई अच्छा नहीं लगता। तो क्या है, ये एक इंटेंशन बिल्ड कर दी ना उस कंपनी ने कि हाँ, ये इस कस्टमर के लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट है, ये लॉयल है। देन बात करते हैं फोर्थ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेस है, बिजनेस क्या करता है, जॉब्स क्रिएट करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, एम्प्लॉय वेलफेयर। बिजनेस ट्राइज टू ऑफर फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर करियर ग्रोथ टू इट्स एम्प्लॉय। बिजनेस वेजेस प्रोवाइड करता है, सेफ वर्किंग कंडीशन, सेफ वर्किंग कंडीशंस में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चाहे वो आप कह लीजिए नाइट का अगर कोई काम है उसमें भी सेफ हो, ठीक है, उसमें कुछ गलत ना हो, या आप कह लीजिए अगर आप डे में है, जो आसपास का एनवायरमेंट है, हाइजीन रिलेटेड हो गया, या इवन कह लीजिए एम्प्लॉय रिलेटेड हो गया, एम्प्लॉयर रिलेटेड हो गया, वो भी बहुत सेफ हो। और अपॉर्चुनिटीज तो ये क्रिएट करता ही है। इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। Continuous improvement through innovation in product, service and process helps business to stay competitive. जैसे कि मैंने बताया, बिजनेस है तो उसे इनोवेशन का सहारा उस कह लीजिए उस कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए लेना ही होगा। बिना इनोवेशन के आप सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं सालों से मार्केट में, तो हो सकता है कोई नई इंडस्ट्री आए, कोई नई कंपनी आए और आपका वो जो मार्केट एरिया है या शेयर है आपका मार्केट में, वो भी ले ले, है ना। तो आपको इनोवेशन करती रहनी चाहिए। ऐसी कितनी बड़ी कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट्स में, सर्विस में इनोवेशन करती रहती है, वो अपनी जो मार्केट होल्ड है वो नहीं छोड़ती। नेक्स्ट 7 पॉइंट देखते हैं, एथिकल प्रैक्टिस। कंडक्टिंग बिजनेस ऑनेस्टली, फेयरली एंड रिस्पॉन्सिबली बिल्ड ट्रस्ट अमंग कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड कम्युनिटी। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं पर आपको वो बिजनेस एथिकली परफॉर्म करना होता है। एथिकली मतलब ऑनेस्टली, फेयरली एंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं आप किसका, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, कस्टमर, एम्प्लॉयज और इवन कम्युनिटी। Tax contribution. Businesses are important source of revenue for government through various taxes supporting public service and infrastructure. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव समझ आए। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। Efficient use of resources. A well-structured business organization ensures that human, financial and material resources are optimally without waste. ठीक है, एफिशिएंट यूज की मतलब कि कोई ओवर एम्प्लॉयड नहीं है, कोई ओवर एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है कि आपको कम एम्प्लॉयज की जरूरत है, आपने बहुत ज्यादा ही हायर कर लिए, या आपका जो प्रोडक्शन है वो अंडर प्रोडक्शन चल रहा है, आप ये भी देखते हैं, है ना। सेकंड है इसका गोल अचीवमेंट। Organized effort helps in achieving business goals like profit, growth and customer satisfaction in a planned and timely manner. थर्ड बात करते हैं स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। वही बात है कि डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को डिवाइड करने से थ्रू डिपार्टमेंट या रोल्स कह लीजिए, उससे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और उससे आउटपुट भी अच्छा आएगा। Better coordination. A clear organizational structure helps
और improve coordination between departments and individual leading to smooth operation. Then बात करते हैं innovation की. Innovation most important है. A supportive organizational structure encourages creativity, research and innovation in product and processes. यहाँ पे आपको important समझ आए इसके किसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के. अब देखते हैं रिक्विसाइट्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. पहला क्या है? क्लियर ऑब्जेक्टिव, वेल डिफाइंड मिशन होना चाहिए एंड गोल्स होने चाहिए, एफिशिएंट स्ट्रक्चर होना चाहिए जो लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होनी चाहिए. ठीक है. राइट लीडरशिप होनी चाहिए, राइट लीडरशिप स्टाइल आपको चूज करनी चाहिए जो स्ट्रांग हो और एथिकल हो. ठीक है. स्किल्ड वर्कफोर्स होनी चाहिए, आपने अनट्रेन्ड और अनमोटिवेटेड एम्प्लॉइज नहीं रखने हैं. उससे क्या होगा? आपका जो आउटपुट है वो एज पर योर डिजायर या नीड नहीं आएगा और हो सकता है कि आपके बिजनेस को भी इफेक्ट करे. फिफ्थ बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंट एंड ओपन चैनल अक्रॉस ऑल लेवल्स. देन बात करते हैं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की, हार्मोनाइजिंग एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स, टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेबिलिटी, कीपिंग पेस विद इनोवेशन. इनोवेशन बिजनेस को करते रहनी चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव दी कॉम्पिटिटिव मार्केट ग्रोथ. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, एडिक्वेट कैपिटल होनी चाहिए फॉर ऑपरेशन एंड ग्रोथ. ठीक है. आपको स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्टिंग में बहुत सारा पैसा लगाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है. आपको जब एक फाइनेंशियल कह लीजिए टर्नओवर, एक स्टेबल टर्नओवर मिलने लगती है तो उसके बाद आप अपनी जो कह लीजिए कैपिटल है वो लगाते हैं अपने बिजनेस में. ठीक है. तो स्टार्टिंग में कोई इतनी कैपिटल लगाता नहीं है. यहाँ पे वही कहा गया है कि कैपिटल बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से लगाए ऑपरेशंस में एंड ग्रोथ में. फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, एबिलिटी टू अडेप्ट टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस. लास्ट देखते हैं परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड फीडबैक मैकेनिज्म्स ऑफ एम्प्लॉयज, ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ वर्कर्स और ऑफ इवन फॉर कस्टमर्स. ठीक है. तो ये भी आप याद रखें तो बहुत अच्छा होगा. चलिए तो आज का हम ये लेक्चर सम अप करते हैं. आज हमने क्या पढ़ा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा. हमने पढ़ा कि वो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो इंडिविजुअल्स एंड रिसोर्सेज कोऑर्डिनेट करते हैं टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट और सोशल बेनिफिट्स. ठीक है. ये क्या इन्वॉल्व करता है? सिस्टमैटिक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. इसके की फीचर्स पढ़े हमने जो थे, डिवीजन ऑफ लेबर, डिफाइंड हायरार्की एंड कोऑर्डिनेशन, कॉन्टिन्यूटी, गोल, ओरिएंटेशन एंड एडेप्टेबिलिटी. हमने ये सब पढ़ा. देन हमने पढ़ा इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव जो थे. पहला, अर्न प्रॉफिट, अचीव ग्रोथ, satisfy customers, create employment, promote innovation, fulfill social responsibility and contribute to national और global development. हमने ये पढ़ा. फिर हमने पढ़ा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों जरूरी है. क्यों जरूरी है? दे इंश्योर इफेक्टिव एंड efficient resource use, enable specialization, improve coordination, support economic development, enhance employee productivity and promote long term sustainability. हमने ये पढ़ा. हमने इसके इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया. लास्ट में हमने इसकी फॉर एन इफेक्टिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा कि कुछ हमने उसके रिक्विसाइट्स पढ़े. ठीक है. कुछ हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी. उसमें क्या था? क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स होनी चाहिए जो अच्छे से काम को परफॉर्म करे, अपने काम को परफॉर्म करे और बिजनेस का जो कॉमन गोल है वो भी साथ में लेकर चले. प्रॉपर कम्युनिकेशन की हमने बात करी थी, फ्लेक्सिबिलिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की भी हमने बात करी. ये सारे एलिमेंट्स बिजनेस में हेल्प करते हैं टू वर्क इट स्मूथली, रिमेन कॉम्पिटिटिव एंड अचीव इट्स शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. ठीक है. तो आई होप कि आपको समझ आया हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब प्लस उसके इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स. यहाँ आपकी ये इस सब्जेक्ट की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट यूनिट पूरी हुई. नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हम चूज कर रहे हैं वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे. So that's all in today's lecture. Thank you, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.